CH-167 मानव की दैवीय शक्ति। उसकी तुल्यकालन दर विजेंद्र की अपेक्षा से बहुत अधिक थी, लेकिन वास्तव में जो मायने रखता था वह यह था कि उस बिंदु से क्या होगा। बैठक में 3 माह शेष थे। उस समय के दौरान मानव को कुछ हद तक अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग करना सीखना होगा, कम से कम उस स्तर तक जहां किसी को देवदूत के रूप में उनके भेष पर संदेह नहीं होगा। आज से आप वास्तव में व्यस्त रहेंगे। ये कठिन होगा और आपको लगेगा कि समय तेजी से बीत रहा है। कहने से पहले विजेंद्र ने मानव की तरफ देखा। क्या तुम अभी भी मेरे साथ जा रहे हो? मानव ने सिर हिलाया। हालांकि विजेंद्र ने उससे कुछ पूछा था, वह अपना मुंह भी नहीं खोल सका। उसकी जीभ को लकवा मार गया था और वह बोल नहीं सकता था। समय जल्दी बीत जाएगा। विजेंद्र सही था। समय पलक झपकते ही उड़ गया। मानव के हाथ से बिजली के एक बोल्ट ने जमीन को उलट दिया। वह भाग रहा था, उसका लबादा हवा में बेतहाशा फड़फड़ा रहा था। उसकी नजर विजेंद्र की ओर गई, जो अपने हाथों को बगल में रखे हुए वहां खड़ा था। एक बार फिर उसकी उंगलियों से बिजली गिरी। मकड़ी के जाले की तरह मुड़ी बिजली की चमक को देखते हुए विजेंद्र के मन में बस एक ही विचार आया। क्या उसकी शक्ति एक सामान्य देवदूत से अधिक नहीं है? उसने धीरे से अपनी म्यान घुमाए। लगातार बिजली चमकी। यह वह था जिसे मानव ने मकड़ी के जाले की तरह दिखने वाली बिजली के भयंकर बोल्ट को दिया था। इसी दौरान मानव हवा में उछल पड़े। जब उन्होंने अपनी भुजाओं को आकाश की ओर बढ़ाया, तो इंद्र की दैवीय शक्ति, जिसने उनके शरीर को भर दिया, आकाश में चली गई। काले बादल तुरंत बन गए। फिर, बिना किसी चेतावनी के, एक बिजली का बोल्ट विजेंद्र की ओर गिरा। हालांकि, विजेंद्र की तलवार प्रकाश के माध्यम से और भी अधिक गति से कटती है। समाशोधन पर सन्नाटा छा गया। पहली नजर में, ऐसा प्रतीत हुआ कि विजेंद्र ने मानव की गति को काट दिया था, लेकिन इसके बजाय, मानव के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान खिल गई। आपने अपनी तलवार खींची। उधर, विजेंद्र के चेहरे पर खुशी का भाव था। उसने अपनी तलवार खींच ली थी, इसलिए उसे यह स्वीकार करना पड़ा। उससे पहले वह करीब 2 महीने से दैवीय शक्ति को वश में करना सीख रहा था। यह सही नहीं है। अभी भी कुछ कमियां हैं। हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। जो वास्तव में महत्वपूर्ण था वह यह था कि मानव को अपने शरीर में दैवीय शक्ति को स्वीकार किए केवल 2 महीने हुए थे। उसने अपनी नई शक्ति का जबरदस्त गति से उपयोग करना सीख लिया था। अमृता एक सच्ची प्रतिभा थी जिसे कुछ सीखने के लिए केवल एक बार निर्देश देने की आवश्यकता थी। लेकिन मानव की प्रतिभा इससे कहीं अधिक थी। इसे अब केवल प्रतिभा के रूप में नहीं माना जा सकता है। मानव की शक्ति पहले से ही देवदूत की शक्ति से अधिक थी। विजेंद्र केवल कारण का अनुमान लगा सकता था। शायद यह इसलिए है क्योंकि इंद्र मर चुका है। संक्षेप में, देवदूत ने देवताओं से दैवीय शक्ति उधार ली और उस शक्ति का उपयोग किया। हालांकि, इंद्र, जो बिजली की दिव्य शक्ति के मालिक थे, पहले ही मर चुके थे। यही कारण था कि मानव की बिजली की शक्ति बेहिचक थी और प्रशिक्षण के साथ इस हद तक बढ़ने में सक्षम थी। उस समय, ये एक फायदा या नुकसान हो सकता है। क्या होगा यदि वे मृत देवगणों से निकाली गई ऊर्जा का उपयोग करके नकली देवदूत का निर्माण करते हैं? यह कुछ ऐसा था जिस पर अनुसंधान के दीवाने देवांश भी शोध करने में सक्षम नहीं होते। सबसे पहले, एक देवता की मृत्यु कुछ ऐसी थी जो हर कुछ 100 वर्षों में केवल एक बार होती थी। विजेंद्र ने अपने विचार छिपाते हुए कहा, मैंने आज अपनी तलवार खींची, जैसा कि वादा किया गया था, ये प्रशिक्षण का आखिरी दिन होगा। उस स्तर तक पहुंचने के लिए जहां उसे अपनी तलवार खींचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वह न्यूनतम आवश्यकता थी। यहां तक कि अगर विजेंद्र गंभीर नहीं था, तब भी ये करना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन काम था। कम से कम, यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे अधिकांश देवदूत पूरा करने में समर्थ होंगे। उर्वशी के साथ स्थिति के बारे में क्या? ऐसा लगता है कि किसी ने अभी तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। हम योजना के अनुसार बैठक में भाग लेंगे। ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? द महेंद्रगढ़ किंगडम। यह शूरवीरों का देश और सोनिया की मातृभूमि थी। ये ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट से काफी दूर था। क्या आपने परिवहन के साधन के बारे में सोचा? मैं ताना पत्थरों का उपयोग करने के बारे में सोच रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... मैंने नहीं सोचा था कि डेमिगोड ताने के पत्थरों का भी उपयोग करेंगे। वह जानता था कि विजेंद्र के पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक अलग तरीका है। जब उसने इंद्र को मारा, वह अचानक प्रकट हुआ और गायब हो गया। हालांकि,
मानव के विचारों को महसूस करते ही विजेंद्र ने अपना सिर हिला दिया। स्पेस टाइम मूवमेंट एक विकल्प है। इसका उपयोग करने की कई शर्तें हैं और मानव शरीर इसे झेलने में सक्षम नहीं होगा। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आंदोलन के अंत में खून के पूल बन जाएंगे। पिछले 2 महीनों में मानव विजेंद्र के बोलने के तरीके का आदी हो गया था, जिसमें अक्सर कठोर शब्द शामिल होते थे। इसके लिए धन्यवाद। ये सुनते ही मानव की अभिव्यक्ति में बहुत बदलाव नहीं आया। प्रतापगढ़ में एक वार्प स्टोन है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम कुछ ही समय में महेंद्रगढ़ पहुंच पाएंगे। लेकिन हमारे पास मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक समय है। तक पहुंचने में उन्हें 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। और भले ही उन्हें देर हो गई हो, वे पास आने के लिए ताना मंत्र का उपयोग कर सकते थे। जैसे अचानक उसे कुछ याद आया, विजेंद्र ने मुड़कर कहा, आपको अब से शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उस प्रतिध्वनि को पूरी तरह से मिटा देना है जो मन देता है। CH-168 मानव और डाकू। 8 स्टार जादूगर के लिए आम जनता से अलग नहीं दिखना संभव था, लेकिन ये सही नहीं था। देवताओं के अपने मन को भांपने की संभावना बहुत अधिक थी। और अगर वह 1 महीने के लिए मन का उपयोग नहीं करता है, तो प्रतिध्वनि पूरी तरह से नहीं तो बड़ी मात्रा में फीकी पड़ जाएगी। यदि आप अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग करते हैं, तो आपको भगवान की इंद्रियों को छलने में सक्षम होना चाहिए। इसका अर्थ यह था कि उसे यथासंभव दैवीय शक्ति का उपयोग करना था। मानव ने सिर हिलाया। समझा। तो हम चलें। अभी। क्यों? क्या ऐसा नहीं करने का कोई कारण है? जब उसने विजेंद्र की बातें सुनी, तो अपना सिर हिलाने से पहले मानव ने एक पल के लिए सोचा। उसे अमृता, लावण्या और मोहिनी को अलविदा न कहने के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी वे सभी व्यस्त थे। अमृता ने मानव को पहले महीने के लिए अपनी दिव्य शक्ति को नियंत्रित करने में मदद की, इससे पहले कि उसे अपने अतिदेय काम से निपटने के लिए वापस लौटना पड़े, और मोहिनी गांव के पुनर्निर्माण में मदद करने में व्यस्त थी। लावण्या भी डार्क गोब्लिन का नेतृत्व कर रही थी। ये ठीक है, मैं वैसे भी जल्द ही उनसे फिर मिलूंगा। उन्होंने महसूस किया कि जल्द ही वह मोहिनी और साथ ही अमृता और लावण्या से मिलेंगे, जो फिर से सकल का हिस्सा थी। तो चलते हैं। जैसे ही वह मुड़ा और दूर जाने लगा, विजेंद्र ने केवल अपनी तलवार उठाई। मानव ने भी उसका पीछा किया क्योंकि उसका अधिकांश सामान सब स्पेस बैग में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक देवता के साथ एक यात्रा पर जाऊंगा। अगर उसने 3500 साल पहले आर्यन को बताया होता कि ऐसा होगा, तो उसे अपने ही चेहरे पर हंसी आ जाती। विजेंद्र का पीछा करते हुए मानव ने एक मुस्कान दी। जंगल से गुजरते हुए बहुत कम बातचीत हुई। मानव ज्यादा बातूनी व्यक्तित्व का नहीं था, न ही वह वास्तव में विजेंद्र के साथ कोई वास्तविक बातचीत करना चाहता था। विजेंद्र भी वह टाइप था जो बहुत जरूरी होने पर ही बोलता था। हालांकि उनकी सहज चुप्पी जल्द ही नष्ट हो गई। पुरुषों का एक समूह पेड़ों के पीछे से निकला। लगभग 20 हथियारबंद लोग थे, और उनके चेहरे पर लालच साफ देखा जा सकता था। इसके लिए धन्यवाद, उन्हें पहचानना आसान था। डाकुओं। वे मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे और वे बहुत हटे कट्टे नहीं लग रहे थे। मानव जो देख सकता था, यहाँ तक कि सबसे आम भाड़े के सैनिक भी उन्हें आसानी से हराने में सक्षम होंगे। वे शायद डाकुओं का एक समूह थे, जो उन व्यापारियों को आतंकित करने में माहिर थे जो गोब्लिनों के साथ व्यापार करते थे। मानव के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। विजेंद्र ने भी उन्हें थोड़ा असमंजस से देखा। क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? निस्संदेह तुमसे हो सकता है, इसलिए हमने आपको रोका। क्या चांदी के बालों वाला आदमी किसी आदमी को अच्छा नहीं लगता? अगर हम उसके साथ खेलने के बाद उसे किसी पुरुष वेश्यालय को बेच दें, तो हम शायद बहुत पैसा कमा लेंगे। उसके पास एक अच्छी तलवार है। मानव चुपचाप सब कुछ देख रहा था। इसे कॉमेडी भी नहीं कहा जा सकता था। ये बेचारे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके सामने चांदी के बालों वाला आदमी दुनिया के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक है। सामने खड़े एक आंख वाले आदमी ने एक क्रूर हंसी उड़ाई। उसने उस आतंक की कल्पना भी नहीं की जिसका वह सामना करने वाले थे। यदि आप वह सब कुछ करते हैं जो मैं कहता हूं, तो ये बूढ़ा तुम्हें अपने छोटे जीवन को बनाए रखने की अनुमति देगा। तुम्हारा मतलब मेरी जिंदगी है। विजेंद्र ने सिर झुका लिया जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। क्या तुम्हारा सच में यही मतलब है? क्या हमारा बॉस किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जो गड़बड़ करेगा? डाकुओं में से एक ने गुस्से में अपनी तलवार खींच ली।
विजेंद्र के हाव भाव और भी संदिग्ध हो गए। बालों वाला आदमी जोर से हंसा। ध्यान से, चांदी के बालों वाला मेरा है। मुझे परवाह नहीं है अगर तुम दूसरे को मारते हो। तुमने सुना है ना? ज्यादा विरोध मत करो, हम नहीं चाहते कि आपको चोट लगे। मानव ने विजेंद्र को देखा और अपनी बाहें जोड़ लीं। इंसानों को मारने के लिए आपको दंड मिलता है ना? क्या मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए? लेकिन विजेंद्र ने बिना भाव के अपना सिर हिला दिया। उसने चुपचाप अपनी तलवार खींच ली। मुझे तुम्हें मारना नहीं है। एक कमरे में सभी तबके के 5-5 लोग जमा थे, जबकि केवल एक मोमबत्ती ने इंटीरियर को जलाया। एक गोरी लड़की, जो उन समूह के लोगों में फिट नहीं लग रही थी, उसने अपना मुंह खोला। क्या ये सच है कि तलवार ने चाल चली है? उसकी आवाज जलन से भर गई थी। भूपेंद्र सिंह, अधेड़ उम्र का आदमी जिसे लड़की घूर रही थी, केवल एक कड़वी मुस्कान दे सकता था। उसने जंगल में लगाए गए अवरोध को हटा दिया। मुझ पर विश्वास करो, राउंडर सौम्या, मैं इस पर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाऊंगा। अगर कोई इस नज़ारे को देख लेता तो उसे अपनी ही आंखों पर शक हो जाता। भूपेंद्र सिंह, एक जादू क्लब के मालिक और प्रसिद्ध राजावत परिवार के प्रमुख, एक युवा लड़की के साथ इतना अलग व्यवहार कर रहे थे। क्या सच में वो वही था जिसने इस लड़की की नजरों से मिलने की हिम्मत नहीं की और लगातार टालता रहा? हालांकि सकल में ऐसा कोई नहीं था जो भूपेंद्र सिंह की बातों को सुनकर उसके कार्यों में दोष ढूंढे। राउंडर सौम्या, ये गोरी लड़की कोई और नहीं बल्कि 3 ग्रेट सकल्स में से एक, द गोल्डन ग्रुप नितिका की दूसरी ग्रेट प्रोफेसर थी। वो एक गोरी लड़की के रूप में दिखाई देती थी, जिसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक नहीं थी, लेकिन वास्तव में वह एक वैम्पायर थी जो पहले से ही सैकड़ों वर्षों तक जीवित रही थी। सौम्या थोड़ी मुस्कुराई और अपनी ठुड्डी उठा ली। तुम कहाँ जा रही हो? प्रतापगढ़, वह शहर जिसमें हम वर्तमान में हैं। इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। 169 मृत्यु की शक्ति। सौम्या थोड़ी मुस्कुराई और अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रतापगढ़, वह शहर जिसमें हम वर्तमान में हैं। इसलिए मैंने आपको फोन किया। सौम्या की तीखी लाल आंखें कमरे में मौजूद लोगों पर छा गईं। जिन लोगों ने उसकी निगाहें देखी, उनमें से ज्यादातर असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि वे जल्दबाजी में उससे मिलने से बचते रहे। कहने से पहले उसने एक बार अपने होंठ चाटे। ठीक है, ये समझ में आता है कि आप मुझे बुलाएंगे। आखिरकार आप सर्वनाश के सामने एक बच्चे के अलावा कुछ नहीं है। उसने गुस्से के भाव के साथ अपने दांत पीस लिए। लेकिन क्या आप मृत्युंजय को वश में करने की लड़ाई को नहीं भूल रहे हैं? 7 स्टार क्लब, जो 3 ग्रेट सकल्स के बराबर थे, वह लड़ाई जिसमें लगभग वे पूरी तरह से खत्म हो गए थे। उस समय हमें केवल एक जानकारी प्राप्त हुई, और वह तथ्य ये था कि राक्षस के पास मृत्यु की शक्ति थी। जानकारी के अनुसार उस लड़ाई में सैकड़ों, लगभग हजारों लोग मारे गए थे। वह जानते थे कि उनमें से 5 बहुत प्रतिभाशाली थे। यहां तक कि अकेली सौम्या के पास ही सदियों का ज्ञान और अनुभव था। जब तक उसके पास पर्याप्त योजना थी, वह अपने आप से एक छोटा सा किला भी गिरा सकती थी। लेकिन इस बार विरोधी एक देवता था, पारलौकिक प्राणी जो अपनी शक्ति से किसी शहर या देश को भी नष्ट कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह ने दृढ़ भाव से अपना सिर हिलाया। बेशक मैंने तुम्हें यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया। हम उसका पीछा करने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक भूरे बालों वाला आदमी था जिसने ऐसा कहा था। तुम्हारा नाम क्या है? अनुराग सिन्हा, राउंडर सौम्या। भूपेंद्र सिंह ग्रुप में सबसे कम उम्र के कार्यकारी। मैंने अफवाहें सुनी हैं। फिर भी वह अब भी उसे अपनी पैनी निगाहों से देखती रही। हम उसके पीछे चलने से क्या प्राप्त कर सकते हैं? हमें सूचना मिली कि देवता एक स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने ही बात की थी, लेकिन सौम्या ने अनुराग से अपनी आंखें नहीं हटाईं। एक बार फिर वह अनुराग ही था जिसने ये बोला था। सौम्या के हाव भाव अजीब हो गए। क्या ये सिन्हा परिवार की जानकारी है? मैंने स्वराज सिन्हा और एक देवता के बीच बातचीत सुनी। तथ्य यह है कि सिन्हा परिवार के प्रमुख स्वराज सिन्हा का डेमिगोड्स के साथ एक निश्चित संबंध था, जो सकल के मुख्य आंकड़ों के बीच एक खुला रहस्य था। और इसकी रिपोर्ट देना वाला अनुराग ही था। इसके बाद से वह सकल को ऐसी जानकारियां देता रहा जो सामान्य तरीके से हासिल नहीं की जा सकती थी। इसलिए अनुराग द्वारा लाई गई जानकारी अत्यधिक विश्वसनीय थी। फिर भी सकल में अभी भी कई ऐसे लोग थे जो उस पर शक करते थे।
अनुराग की अभिव्यक्ति तब भी शांत रही जब वह जानता था कि वह उनमें से एक हो सकता है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। वह एक अजीब बच्चा है। अनुराग के लिए सौम्या का यही निर्णय था। अपने अनुभव के साथ उसके लिए उसके आर पार देखना मुश्किल नहीं था। वह वास्तव में सच बोल रहा था या वह झूठ बोलने में माहिर था। बैठक महेंद्रगढ़ में कहीं पर होगी, लेकिन मुझे सही जगह का पता नहीं है। महेंद्रगढ़, वह यहाँ से बिल्कुल विपरीत दिशा में है। मुझे लगता है कि वह यहाँ ताना पत्थर का उपयोग करना चाहते हैं। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ताना पत्थर का उपयोग करने वाला एक देवता, क्या उनके पास परिवहन का अपना रूप नहीं है? मैंने कभी नहीं सुना कि वे किसी ताना पत्थर का उपयोग करने के लिए किसी शहर में प्रवेश कर रहे हो। भूपेंद्र सिंह की निगाह उस पर पड़ी। वह बहुत बदल गया है। अनमोल एक जादूगर है। वह द गोल्डन ग्रुप नितिका के सदस्य है, जिसके व्यक्तित्व के बारे में व्यापक रूप से अफवाह थी जो उसकी क्षमता से काफी मेल नहीं खाता था। हालांकि वह एक 7 स्टार जादूगर थे, लेकिन उनकी जिद और संकीर्णता ने उन्हें 3 ग्रेट सर्कल्स के अन्य अधिकारियों के बीच अलोकप्रिय बना दिया। हालांकि ये शख्स कुछ महीने पहले अचानक बदल गया था। ये कहा गया कि वह अब व्यर्थ की बातों पर बहस नहीं करते और तब से शकिल में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी। भूपेंद्र सिंह को पहले विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इन कुछ दिनों को एक साथ बिताने और उसके साथ बातचीत करने के बाद उसने महसूस किया कि वह वास्तव में बदल गया था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन ऐसा लगा कि अनमोल को किसी तरह का एहसास हो गया था। फिर एक मोटी मूंछों वाला एक शूरवीर उसके कवच पर थपथपाया। यह कोई समस्या नहीं है। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। क्या हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि राक्षस का इरादा प्रतापगढ़ को पूरी तरह से नष्ट करने का है? वह जयंत, विक्रांत ग्रुप के एक प्रोफेसर थे। अनुराग ने अपना सिर हिलाया। अगर उसका उद्देश्य यही होता, तो वह इतनी धीमी गति से आगे नहीं बढ़ता और हमें अपनी राह पर चलने की अनुमति नहीं देता। यह सिर्फ एक सनक हो सकती है। देवता के व्यवहार को युक्तिसंगत बनाने की कोशिश करने से ज्यादा व्यर्थ कुछ नहीं है। यह सच है। वह प्रतापगढ़ का सिन्हा परिवार है। डेमिगोड्स का सिन्हा परिवार के साथ एक रिश्ता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे इस जगह पर हमला करेंगे। जयंत ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं था। सौम्या ने दृढ़ता से बोलने से पहले अपनी कनपटी पर दबाव डाला। मुझे लगता है मुझे समझ में आ गया। वह सिर्फ ताना पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए महेंद्रगढ़ जाने के लिए प्रतापगढ़ आ रहा है। फिर वह आयोजित होने वाली डेमिगोड बैठक में भाग लेंगे। क्या वही सब कुछ है? फिर हम उस जानकारी के साथ क्या कर सकते हैं? भूपेंद्र सिंह सौम्या से सहमत थे। यह उन्हें एक झटके में मारने का सही मौका था। हालांकि उनके दुश्मन डेमिगोड थे। CH-170 बुद्धिमान। उनके लिए यह संभव नहीं होगा कि वे देवताओं को अभिभूत कर सके जब वे एक साथ एकत्र हुए थे। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, यदि दर्जनों देवगण एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, तो ग्रुप कुछ भी करने में असमर्थ होंगे, भले ही प्रत्येक सदस्य दिखाई दे। अनुराग शांति से बोला। ग्रुप के लंबे इतिहास के दौरान कभी भी 1 दर्जन से अधिक देवताओं के एकत्रित होने का मामला नहीं आया है। उन अहंकारी प्राणियों के लिए किसी चीज पर चर्चा करने के लिए एक जगह इकट्ठा होना, मुझे यकीन नहीं है कि यह किस बारे में हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होगा। उद्धरण चिन्ह ... इसलिए आप जो कुछ भी बात करने जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह जोखिम के लायक होगा। सौम्या ने उसकी ठुड्डी पर टैप किया। निश्चित रूप से, अनुराग सही था। ये सिर्फ जिज्ञासा का विषय नहीं था। यदि ऐसा कुछ था जो दर्जनों देवताओं को इकट्ठा कर सकता था, तो यह उनके जीवन के जोखिम पर भी पता लगाने योग्य होगा। और हमें देवताओं पर सीधे आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है कि देवदूत भी देवताओं के साथ बैठक में आएंगे। इस सूचना से पूरे कमरे में खलबली मच गई। सौम्या ने अनुराग को चौड़ी आंखों से देखा। क्या आप इस जानकारी के बारे में निश्चित हैं? यह सही है। अगर ऐसा होता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। सबसे प्रभावी साधन जो वे जानते थे कि एक देवता को चोट पहुंचाना उनके देवदूत को मारना था। सकल ने अभी तक ये पता नहीं लगाया था कि जब उनके देवदूत की मृत्यु हुई तो डेमिगोड्स को किस तरह के दंड का सामना करना पड़ा, लेकिन वे जानते थे कि इससे उनके सामान्य ऑपरेशन में कुछ रुकावट आ गई थी। और इस कमरे के लोग इतने शक्तिशाली थे कि सबसे कुशल देवदूत को भी संभाल सकते थे।
यहाँ तक कि अगर हमें उनमें से कुछ ही मिले तो यह एक अच्छी फसल होगी। हर कोई एक ही समय में सौम्या को मुड़कर देखने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एकत्रित लोगों में सबसे अधिक आधिकारिक थी। भूपेंद्र सिंह और अनुराग ही थे जिन्होंने इस बैठक को बुलाया था, लेकिन इस तरह के आपातकालीन ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए राउंडर सौम्या की उपस्थिति अपरिहार्य थी। वे इस संबंध में शक्तिहीन थे। अच्छा, सौम्या के होंठ धीरे धीरे खुले। पहले हम प्रतापगढ़ में रहेंगे और स्थिति की निगरानी करेंगे, और जब तलवार अपनी चाल चलेगी हम अपनी चाल चलेंगे। सभी ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। मानव ने देखा, ये एक पल में हुआ। ऐसा लगता था कि विजेंद्र ने फिर से म्याप लगाने से पहले बस अपनी तलवार खींच ली थी। आप क्या कर रहे हैं? यदि आप अपना ब्लेड खींचते हैं तो आपको शायद कुछ काटना चाहिए। विजेंद्र की असामान्य हरकतों के कारण उन डाकुओं को एक पल के लिए रुकना पड़ा जो उनके पास आ रहे थे। हालांकि उन्होंने बस सोचा कि वह डर गया था और जोर से हंसे। अगले ही पल पास आ रहे सभी डाकुओं के हाथ अचानक एक साथ जमीन पर गिर पड़े। उसी समय रक्त एक फव्वारे की तरह उछला, जैसे कि डाकुओं ने कभी भी कल्पना की तुलना में अधिक भयानक दर्द का अनुभव किया। यह एक सुंदर तलवार का वार था। यहां तक कि मानव भी मुश्किल से ही प्रक्षेपवक्र का पता लगाने में सक्षम था, और कोई रास्ता नहीं था कि ये कमजोर डाकू इतनी गति से आगे बढ़ सकते थे। मानव बालों वाले आदमी के पास गया। वह दर्द से अभिभूत नहीं हुआ था। इसके बजाय जब वह वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। लेकिन जब उन्होंने मानव को चलते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत अपना सिर जमीन पर दबा लिया। मेरे भगवान, कृपया मेरी जान बख्श दो। वह चांदी के बालों वाला आदमी एक राक्षस था। उसने महसूस किया कि उसके सामने का आदमी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था जिससे उसने अपने पूरे जीवन में सामना किया था। अगर उसने यहां अपना मुंह चलाने की हिम्मत की तो वह एक पल में एक ठंडी लाश बन जाएगा। ये बहुत ही पेचीदा था। जारी रखने से पहले मानव ने एक पल के लिए सोचा। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? ईमानदारी से बोलो। इतना कहने के बाद मानव ने जानबूझकर विजेंद्र की तरफ देखा। बालों वाला आदमी फिर तेजी से बोला, उसकी आवाज घबराहट, डर और दर्द से भरी हुई थी। हम सामान चुराने आए थे, जिससे व्यापारी जो महान वन में गोबलिन मैन के साथ व्यापार करते हैं। आपने ऐसा कितनी बार किया है? जब मानव की आंखें तेज हुई तो बालों वाले आदमी ने झट से जवाब दिया, लगभग 10 बार, 10 गुना। ऐसा लग रहा था कि वे काफी अनुभवी हैं। आपने उन डकैतियों के दौरान सभी को मार डाला होगा। उसे और सुनने की जरूरत नहीं थी। मानव के हाथ से बिजली गिरी। बिजली की चपेट में आने से डाकुओं के शरीर पल भर में भस्म हो गए। वे ठीक से चीख तक न निकाल पाने के कारण मर गए। जैसे ही जले हुए मांस की गंध पूरे क्षेत्र में फैल गई, विजेंद्र ने शवों को देखा और शांत स्वर में कहा, यह अनपेक्षित था। आपका क्या मतलब है? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इंसानों को इतनी आसानी से मार डालोगे। आपने सोचा होगा कि मैं एक नेकदिल इंसान था। ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और विजेंद्र को कुछ और ही गलतफहमी हो गई थी। जिस कूड़ेदान को उसने मारा वह मानव नहीं था। विजेंद्र ने कहने से पहले एक पल के लिए मानव के चेहरे को देखा। आप इंसान काफी दिलचस्प हैं। क्या उन्हें उस बयान की उम्मीद नहीं थी? मानव ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है। हालांकि विजेंद्र के हाव भाव नहीं बदले। पहली बात तो यह है कि वह मजाक करने वालों में से नहीं था, क्योंकि आप किसी भी अन्य बुद्धिमान जाति की तुलना में अधिक 3 आयामी हैं जिनका मैंने कभी सामना किया है। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मैंने क्या कहा। विजेंद्र रास्ते पर चलता रहा और मानव ने झिझक के एक पल के बाद उसका पीछा किया। एक देवता जो मनुष्यों में रुचि रखता था। उसे यकीन नहीं था कि वह इस पर काफी विश्वास कर सकता है।